ओके बच्चों, तो देखो अपने नेचर में कई तरीके के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें पता है, दो बहुत ही फेमस टाइप के हैं, मतलब विच वी सी इन डेली लाइफ। वन इज ग्रेविटेशन एंड अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके अलावा वी आल्सो हैव न्यूक्लियर फोर्सेस। ये तीन तो नॉन फोर्सेस हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशन किसकी वजह से लगता है? दो मासेस की वजह से। Gravitational force is because of masses. Electromagnetic force is because of charges. और न्यूक्लियर इज बिकॉज ऑफ, आपने देखा होगा जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, बराबर है। तो ये जो फोर्सेस होते हैं इनको न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं, करेक्ट। या फिर वी हैव इलेक्ट्रॉन, जो है मान लो इलेक्ट्रॉन भी एक बेसिक मटेरियल का बना रहता है, ठीक है। उन दो पार्टिकल्स को जो ज्वाइन कर रहा है, वो जो फोर्स है दैट इज आल्सो न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वीक एंड स्ट्रांग लाइक दैट। दिस इज मेनली स्ट्रांग एंड दिस इज अ वीक, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सो बच्चों तो ये मेरे तीन बेसिक कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। सो अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, यू हैव डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से फोर्सेस लगते हैं, वो किस कैटेगरी में आएगा? दैट विल कम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिसिटी पे लग रहा है, मैग्नेटिज्म के जो फोर्सेस हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आएंगे, ठीक है। बट सपोज अर्थ इज पुलिंग मून, अर्थ इज पुलिंग ऑल ऑफ अस, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो ग्रेविटेशनल पुल में आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर बहुत ही सिमिलर है आपस में, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटेशन में आपको केपलर्स लॉ भी पढ़ाए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट वाइज देखोगे तो दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, करेक्ट। सो लेट्स बिगिन। तो देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा व्हाट वाज कूलम्स लॉ। किसी को याद है कूलम्स लॉ क्या था? तो मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेट करता हुआ चलूंगा तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। यस, बताओ कूलम्स लॉ क्या था, जल्दी से बताओ। यस बच्चों, जल्दी से बताइए कूलम्स लॉ क्या था? बेसिकली कूलम्स लॉ क्या बोलता है, अगर दो चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, तो ये दोनों या तो रिपेल कर रहे होंगे या तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लाइक है तो रिपेल कर रहे होंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज गिवन एज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। Q1 Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, और ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो दिस इज बेसिकली योर कूलम्स लॉ। समझ में आई गई बात बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारा ग्रेविटेशन का भी लॉ। तो कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? चार्जेस के बारे में बात करता है। उसी तरह वी हैव ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच सेज, so we have universal law of gravitation which says what? In law of gravitation, तो क्या यहाँ अच्छा ग्रेविटेशन में रिपल्शन पॉसिबल है क्या? यहाँ भी बस रिपल्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है, केवल अट्रैक्शन होता है।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली, यहाँ पे जो मासेस रहते हैं इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन रहता है, रिपल्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज व्हाट, अगर दो मासेस हैं हमारे m1 और m2, इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, मान लो ये F फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस इज गिवन बाय G। जैसे यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं G, और ये हो गया m1 m2 बाई r², ठीक है। जहां पर m1 m2 are product of two masses and r is distance between them। r क्या है बच्चों, r is distance between them। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई? तो देखो बहुत ही सिमिलर सा रिलेशन है कि नहीं है, करेक्ट, इट्स वेरी सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन। ओनली थिंग इज बस यहाँ पे केवल अट्रैक्शन होता है दोनों मासेस के बीच में। देखो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, करेक्ट, सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ, अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून, तो यहाँ पे बस और केवल बस अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता है। चार्जेस में however we see two kind of forces, one is repelling each other अगर like है, और अगर if they are unlike they will attract each other, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो यहाँ पे जरूरी है समझना। अगर आप कूलम्स लॉ का ये फोर्स देखोगे तो एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों ही एक्चुअली में एक सिमिलैरिटी अगर देखोगे तो दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। दिस इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। तो लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ, उसकी रेंज काफी दूर तक रहती है, ठीक है, करेक्ट। ग्रेविटेशन की आप रेंज देखो ना, इट्स चांद तक है, अर्थ इज पुलिंग मून, तो कितनी दूर तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है अपने आप को, ठीक है। बट व्हेन यू टेक दीज न्यूक्लियर फोर्सेस, इनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों बोलते हैं, देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, लेकिन न्यूक्लियस में क्या हो गया कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। जब यही दो चार्जेस बहुत पास पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर जिनको बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर ये फेम्टोमीटर की रेंज में आ गए तो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, अदरवाइज दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ओके। तो दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, लेकिन कूलम्स लॉ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। Coulomb's law is a very very strong force, and gravitation is a very very weak force. It's a very very strong force. This is very very weak force. अब देखो ये स्ट्रॉन्ग क्यों है भाई, व्हाट मेक्स इट स्ट्रॉन्ग? ऑब्वियसली इसका नेचर, इसका स्वभाव है स्ट्रॉन्ग है, बट लेट्स ट्राई टू सी मैथमेटिकली इक्वेशन में क्या ऐसा चीज आ रही है जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। अगर देखोगे आप तो इसका ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? यस बच्चों बताओ कितनी वैल्यू होती है इसकी? मैथमेटिकली स्पीकिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, दिस इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है, समझे। और यहाँ पे जो जी होता है, यस अभी आइडिया का आंसर, वेरी गुड। यहाँ पे जो जी होता है देखो, इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी कम है। अगर तुम 1 केजी का मास लोगे, उसको 1 मीटर की दूरी पे रखोगे, तो जो फोर्स आएगा 6.67 × 10⁻11 आएगा केवल। मतलब मास शुड बी रियली वेरी ह्यूज, देन यू कैन काइंड ऑफ फील दिस ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। छोटे मोटे मास में कुछ कुछ इसमें फर्क ही नहीं गिरेगा।
हाउएवर यहाँ पर देखो, ये कूलम, अगर एक कूलम का चार्ज ले लिया तुमने, करेक्ट, तो सोचो कितना हाई फोर्स एक्सर्ट हो जाए, 9 × 10⁻⁹। अगर सोचो बस एक कूलम का फोर्स तुमने 1 मीटर की दूरी पे रख दिया, दो एक कूलम्स के जो चार्जेस है वो तुमने जस्ट 1 मीटर की दूरी पे रखा, तो 9 × 10⁹ ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये सब टर्म तो जीरो हो जाएगा। देखो बाकी ये सब टर्म तो जीरो, जीरो नहीं 1, बाकी सब टर्म 1 हो जाएगा, क्यों यही बचेगा 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ Newton force. However, when you come here, तो तुम इसको 1 ले लेते हो, इसको भी 1 ले लेते हो, इसको भी 1 ले लेते हो, तो ये जो है ये ओवरऑल ही 1 हो गया, और जी की जो वैल्यू है वो ये, तो दैट मींस केवल इतना फोर्स आया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो दैट दिस गोज टू शो इट्स वेरी वेरी वीक फोर्स एक्चुअली। इनफैक्ट अगर तुम देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स लो और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये निकालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालो, यू विल सी इट्स ऑलमोस्ट 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। मतलब कैन यू इमेजिन हाउ ह्यूजली इट इज स्ट्रॉन्गर? 10⁻25 टाइम्स इट्स Coulomb's law is stronger than gravitational force। ठीक है, ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स। अब देखो, आप देखते हो थर्माकोल की बॉल्स कभी कभी आपकी बॉडी पे चिपक जाती है ना, तो क्यों चिपकी है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बेसिकली, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वर्किंग। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको भी हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस को वर्किंग। अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही, दैट्स बिगेस्ट थिंग। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब बच्चों इस पर थोड़ी, इस इक्वेशन पे थोड़ी बात करते हैं, F = G m1m2/r²। अब देखो, अब ये इक्वेशन को अब तुम्हें एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर तुमने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जहां पे तुमने एक थ्योरम पढ़ी होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है? कितने बच्चों को याद है? रेज योर हैंड। अभी मैं पूछूंगा नहीं आपसे, वैसे भी आप नहीं बोलते हो कुछ, बट अगर याद है तो जस्ट रेज योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। नहीं मालूम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यस बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर हम लोग ग्रेविटेशन में आएंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चीज को किया होगा, तो ग्रेविटेशन में भी आप इजिली इसको कर सकते हो। देखो सपोज यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, यहाँ पर एक चार्ज Q3 है, यहाँ पर एक चार्ज Q4। मैं चार्जेस के टर्म्स में बता रहा हूँ, इसको मासेस के टर्म्स में भी सोच सकते हो। ठीक है, चलो माइनस ले लेते हैं इसको, इसको भी, इसको चलो, इसको भी चलो, ठीक है, इसको प्लस, बाकी सब चार्जेस प्लस ले लेता हूँ। और यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हम बोलते हैं विच इज Q0। ओके, तो देखो यहाँ पे Q, इसके और इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? इसको ज्वाइन कर दो, इस लाइन के अलॉन्ग ऐसा फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हो गया F4। अब इसको इसको ज्वाइन कर दो, इसके अलॉन्ग ऐसा, आपको ऐसा फोर्स लगेगा।
F1, ठीक है, इसको कैसे ज्वाइन कर दूं, इसके क्रॉस ऐसा फोर्स लगेगा F2, और इस लाइन कैसे ज्वाइन कर दूं, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा, दिस इज F1 F2 F3, F1 F2 F3 F4, ठीक है। तो इस Q0 पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स ऑन Q0 इज कितना, F1 F2, वेक्टर एडिशन, सिंपल वेक्टर एडिशन, आपको सिंपली इसमें वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन मालूम है कि नहीं मालूम है बच्चों, वेक्टर एडिशन मालूम है कि नहीं, बोलो, डू यू रिमेम्बर वेक्टर एडिशन। तो अभी अगर मैं चार्जेस को मास से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये तो चार्जेस हो गए, तो चार्जेस में देखो ये तो रिपेल भी कर सकते हैं और ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ लेट से मेरे पास मासेस होते हैं यहाँ पर, अगर मान लो मेरे पास ये M1 होता, यहाँ पे M2 होता, ये M3 होता, यहाँ पे एक मास कोई तो M0 होता, ठीक है। तो अब मासेस में क्या होगा, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाले, तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो का जो इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो आप इसको हमेशा ऐसे दिखाते हो, इट इज गोइंग टुवर्ड्स इट, रिपल्शन हो रहा है तो ऐसे दिखाते हो, ठीक है, अट्रैक्शन इज लाइक दिस। तो इसको बोल देते हैं F1 M2 का जरा देखते हैं। तो यहाँ पे कभी भी बच्चों क्या नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी रिपल्शन मत दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा अट्रैक्ट करता है। इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, तो देखो इसके बीच में क्या हो गया, F3, ठीक। देखो F1 F2 F1 और F2, F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, तो ऐसा कुछ तो है, ठीक है। F ये 1 2 और ये F3 है तुम्हारा, मान लो ऐसा कुछ, तब इसका रिजल्टेंट कैसा कैसे दिखाओगे, पैरेललोग्राम बना दो यहाँ पे। पैरेललोग्राम रूल याद है कि नहीं याद है, दो वेक्टर्स का हम एडिशन, तो ये हो गया मेरा बेसिकली F नेट। तो ये जो F नेट लगा यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ F1 F2 एंड F3, F1 F2 F3, इसको बस ये लिखने का तरीका है। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई, से यस नो कुछ बोलो। हाँ, देखो वेक्टर में आपको ये याद है, यूनिट वेक्टर क्या था, व्हाट वाज यूनिट वेक्टर, किसी को याद है यूनिट वेक्टर क्या था, यस एनीवन, याद है किसी को यूनिट वेक्टर क्या था। जैसे अगर मैंने बोला 8 आई कैप, इसका अर्थ क्या हुआ, 8 आई कैप बोला तो इसका अर्थ क्या हो गया, जल्दी से बताओ। सर 8 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, 8 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर मान लो मेरे पास, अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ओके। अब ये ए वाला ऑब्जेक्ट बी पर कुछ फोर्स, इसको ऐसे ना दिस दे आर हैविंग सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, ये फोर्स एफ है। तो इसको अगर मुझे यूनिट वेक्टर के नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, तो अगर मुझे ये मालूम है भाई इसके बीच में जो दूरी है वो आर है, तो क्या मैं इस फोर्स एफ को, इस फोर्स एफ को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ, मान लो इस फोर्स को F1, ये एफ, इसको ए भी लिख लो,
इसको ठीक है, एनीवेज इसको लेट्स नॉट, एनीवेज इसको F1 लिख दो और इसको F2 लिख दो, ठीक है। सो F1 जो होगा, ठीक है, F1 को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, F इंटू आर कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस F इंटू आर कैप। F2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ F इंटू आर कैप। अगर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, अगर मान लो मैंने बोले ये एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, आर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है। तो क्या मैं इस F1 को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस F इंटू आर कैप, F2 को ऐसे लिख सकता हूँ F इंटू आर कैप। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका जो डायरेक्शन है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, मतलब इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, मतलब अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ एफ आर कैप, दैट मींस दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। अगर मैं माइनस एफ आर कैप बोलूं मतलब इट इज ऑपोजिट टू द आर कैप। बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर मैं आपको बोलूं माइनस 5 आई कैप तो तुम समझ जाओगे कि भाई ये आई कैप यहाँ पर होता है, माइनस 5 आई कैप यहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा 5 यूनिट्स फ्रॉम हियर। ठीक है बच्चों, समझी बात कि नहीं? यस नो? यस नो कुछ बोलिए, आप लोग तो एकदम चुप हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये नोटेशन, इसीलिए तुम देखो अगर मान लो मैं इसको क्या बोलता हूं, अगर ये मान लो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगर मैं इसको आर कैप ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर के लॉन्ग है, सिंपल। या अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ G m1 m2 r स्क्वायर आर कैप, या फिर G m1 m2 माइनस आर कैप। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आर कैप है तो भाई मतलब ये इस डायरेक्शन के लॉन्ग है, अगर माइनस आर है तो मतलब इस डायरेक्शन के लॉन्ग है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं अभी अपन इसी से रिलेटेड। ओके, पहले अगर आपको लिखना है तो लिख लो, आई गिव सम टाइम फॉर राइटिंग है, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिखना है तो लिख लो इसको। रीड दिस क्वेश्चन और समझ बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द फिगर शोज 4 अरेंजमेंट ऑफ 3 पार्टिकल्स of equal masses, rank the arrangement according to the magnitude of net gravitational force on the particle labeled m greatest first। तो इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स किस में से ग्रेटेस्ट होगा वो बताना है, मतलब आपको, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करा होगा ना इन जूनियर क्लासेस, बस वही करना है यहाँ पे। समझो अगर 4 में सबसे ज्यादा है तो लिख दो 4 3 2 1, मतलब इसका मतलब हो गया कि 4 में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। और in arrangement 2 is the direction of net force closer to the line of length d or to the length of length capital D। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्विंग वाला नहीं दिया, थोड़ा लॉजिकल वाला न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पर बहुत ही आपको आराम से सोचना है इस क्वेश्चन को। तीनों मासेस एम ही है, सब फोर्सेस तो बराबर है ना, तो जब हमने एक मास इधर पे रखा, एक मास इधर रखा, एक मास इधर पे रखा, तो इस पर मान इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो देखो फोर्सेस कैसे लगेंगे इसमें, ये मान लो F1 ऐसा हो गया और F2 मान लेते हैं ये हो गया, डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है। तो यहाँ पे जो F नेट होगा दैट विल बी F1 प्लस F2, बराबर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मैंने ये तो इन मासेस को ऐसे अरेंज करके रख दिया,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स लगेगा, बराबर है कि नहीं बराबर। मान लेते हैं 1, इसको 2, देखो ये हो गया F1, और ये देखो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो जब तुम इसका वेक्टर एडिशन करोगे ना बच्चों, तो इसका वेक्टर एडिशन कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा लॉन्गेस्ट वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड रहता है। तो ज्यादा देखो ये इस वाले F2 की डी, मतलब इस वाली लाइन की तरफ जो नेट फोर्स रहेगा वो इस वाली लाइन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा मतलब। ठीक है, तो आपको एंगल पूछ सकता है कि ये एंगल अल्फा या एंगल बीटा है, तो कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली अल्फा विल बी ग्रेटर। ठीक है, और इस वाले में देखो क्या हो रहा है, इस वाले में अगर तुम देखोगे, आगे तो बीच में रख दिया है, ठीक, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा होगा फोर्स, अगेन 1 2, F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, तो यहाँ तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ तो सीधा सीधा ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर इट्स अगेन F1 अगर ये है तो F2 ये हो गया, F2 इज अगेन ग्रेटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो ये वाला 1 वाला केस था, तो यहाँ पे नेट फोर्स F1 F2 लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, F नेट F1 माइनस F2 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आपको वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आई होप मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लो, F नेट, मैं वेक्टर एडिशन का जिस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था वेक्टर एडिशन का। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो एंगल 90 दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 सबसे बड़ा होगा, फिर 1 से बड़ा क्या होगा, ये होगा, बराबर, 1 से बड़ा होगा 2, 2 will be equal to 3 and this is greater than 4, or in the arrangement 2 is the direction of net force closer to the line of length D or to the line of length, हाँ, तो it is closer to D, it is closer to small d। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को, फॉर योर ऑब्जर्वेशन, तो 2 विल बी इक्वल टू 4, आई एम सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसने बोला था, किस बच्चे ने बोला था, वेरी गुड रिया। चलो अभी देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्यों मैं बोल रहा हूँ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, आपको समझ में आएगा। देखो ये मान लो मेरी एक, लेट्स से दिस इज अर्थ हियर है, ठीक, तो अर्थ के ऊपर आपको मालूम होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा, तो तुम्हें मालूम है अर्थ इज पुलिंग इट विद अ फोर्स ऑफ कितना, mg, बराबर है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पता नहीं शायद बताई कि आपने समझी कि नहीं समझी, जब भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस बनाते हैं ना बच्चों,
तो इसमें जो डिस्टेंसेस होते हैं वो हमेशा याद रखो सेंटर ऑफ मासेस से लेते हैं हमेशा। मान लो 2 प्लैनेट्स है तो इनके सेंटर ऑफ मासेस से कितना डिस्टेंस है वो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब mg और अर्थ, अगर मान लो मैं इस मास और इस अर्थ को इस मतलब अर्थ को कंसीडर करता हूं, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, which is approximately equal to radius of earth, बराबर है। तो अगर आप अर्थ की सरफेस के पास में ही हो तो जो डिस्टेंस आप कंसीडर करोगे वो आप रेडियस ऑफ अर्थ ले सकते हो, ठीक। अब समझो बहुत दूर पे हो, सपोज आप इस पोजीशन पर हो, तो यहाँ पर थोड़े ना फिर तुम रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर कर सकते हो, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया अर्थ के रेडियस से, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बट अगर हम अर्थ की सरफेस के पास में हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा मेरा और अर्थ के सेंटर के बीच में, इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर है। चलो तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू जी, मान लो इसका मास m है, अर्थ का मास कितना है, me बोल देते हैं, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। और हमें क्या मालूम है, किसी भी मास को, किसी भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ mg फोर्स से खींचती है, ठीक है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ mg फोर्स से खींचती है। तो ये जो फोर्स है, मतलब यहाँ पे तुमने कौन सा फोर्स बनाया है, इस मास और अर्थ के बीच में, व्हाट फोर्स वी हैव शोन, ग्रेविटेशनल पुल, व्हिच इज गिवन बाय दिस F, और यही F इज इक्वल टू mg के बराबर। यहाँ पे जो g की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, mm कैंसिल हो गया, g की वैल्यू होगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। आगे बात समझ में, करेक्ट। दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो तुम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ मालूम है कितना होता है, लेट मी पुट इट दिस वे आल्सो। मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है मालूम है किसी को, approximately 6 into 10 raised to 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स। और क्या, जी की वैल्यू तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये सब वैल्यूज पुट करोगे जब तुम जी को 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सब वैल्यूज है तुम्हारी, इन सब वैल्यूज को जब तुम इस इक्वेशन में पुट करते हो, इस इक्वेशन में पुट करते हो, तो जी की जो वैल्यू आती है वो आती है 9.7, इसके आसपास आती है, ठीक है, वेरी क्लोज टू 9.8। तो जी इसीलिए कांस्टेंट रहता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या इसको चलो 9.8 पकड़ लो, राउंड राउंड ऑफ 9.8 आ जाएगी। तो जो जी तुम्हारा 9.8 आता है वो देखो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट का मास, कोई भी प्लैनेट का रेडियस उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज कर सकता है बच्चों, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा।
दोस्तों मुझे रुद्राक्ष और रिया का आंसर आया, गुड। रुद्राक्ष अपनी यूनिट नहीं लिखी है। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, find the acceleration due to gravity on a planet that is 10 times as massive as Earth। मतलब उसका जो मास है वो 10 गुना अर्थ के मास से ज्यादा है, ठीक है। तो मास ऑफ दैट न्यू प्लैनेट इज 10 times mass of Earth and radius is 20 times of the radius of Earth, और radius of the planet जो है वो 20 times radius of Earth है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी होगी, g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इसका होल स्क्वायर, बराबर है, बराबर है कि नहीं है। और g डैश जो हो जाएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ द प्लैनेट को हम क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली जब तुम देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, g डैश इज दिस। ओके, और देखो ये कितना है, जी एम दिस। अगर मान लो अर्थ का जी, ये देखो ये अर्थ के जी के बराबर है कि नहीं, विच इज इक्वल टू 9.8। तो जी डैश जो है मेरा कितना है, 1/40 इंटू जी। आगे बात समझ में सब बच्चों को, आगे बात समझ में। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इट शुड गिव यू 0.245 के आसपास। देखो 10/4 जो है आपको क्या देता है, 10 बाई अगर मान लो 40 होता तो ऑलमोस्ट 0.25 के आसपास आ जाता ना। तो कभी कभी ना तुम्हें ऑप्शंस ऐसे दिए रहते हैं, तुम्हें ऐसा ऑप्शन है 0.345, 0.245, 0.145, 0.645 मान लेते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये वाला ऑप्शन चूज कर लो, क्योंकि 10/4 इज मोर क्लोज टू 0.25। बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के एग्जैक्ट वैल्यू के पास आप पहुंच सकते हो इफ यू आर गिवन विद सम ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है चलो देखते हैं। तो ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस के पास रहोगे तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 9.80 रहने वाली है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे, अगर हम मान लो सम हाइट h पर गए तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट्स ट्राई टू सी दिस। अगर हम हाइट h पर गए, यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। यस, तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा। देखो यहाँ पे कितनी थी जी की वैल्यू, GMERE, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बच्चा बताएगा। तो यहाँ पर देखो अभी हाइट चेंज होगी ना, ऑब्वियसली ना। अब देखो अभी समझो
ये अर्थ है तुम्हारी, अब तुम यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ इसको जितने कितने फोर्स से एक्सर्ट कर रही होगी अपनी तरफ, ये अर्थ को खींच रहा हो अपनी तरफ, कितने फोर्स से एक्सर्ट कर रही होगी, मान लो मास m है, ठीक है, तो अर्थ का जो फोर्स होगा जी एम ई एम आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो देखो वही है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पर बोलते हो कि यहाँ पर अर्थ इसको एम जी डैश से खींच रही है, एम जी डैश मतलब जी डैश इज ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, जी डैश ही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जी डैश इज जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, सिंपल। तो एट सम हाइट एच जी डैश की वैल्यू हो गई जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर है, बराबर है कि नहीं बच्चों? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जी डैश को यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है आर ई स्क्वायर, अब तुम्हें लगेगा क्या कर दिया सर, ये जबरदस्ती वाला कॉमन लेना होता है, मान लो यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन 1 प्लस, ठीक है, उसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे भी वैसे कुछ कर दो, आर ई प्लस एच लिखा हुआ है, लिख दो इसको ऐसे, ठीक है, स्क्वायर है, तो ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और एक सेकंड, आर ई स्क्वायर हो गया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, देखो जी की वैल्यू कितनी थी, जी एम ई आर ई स्क्वायर, बराबर है, यहाँ पे जी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, जी एम ई आर ई स्क्वायर, तो ये वाली जो वैल्यू हुई ये किसकी हो गई, जी की हो गई वैल्यू, तो जी डैश जो है दिस इज एक्चुअली जी 1 प्लस एच बाई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो अब अगर मान लो हम बहुत ज्यादा दूर पे नहीं गए, मतलब समझो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 400 500, तो अब देखो यहाँ पर एक इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करके आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है क्या, व्हेन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, नहीं तो तुम ये फॉर्मूला अभी जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ कहीं पे भी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला, दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला, ये तो कहीं पे भी लगा दो चल जाएगा, ठीक है ना। अब एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, पता है बाइनोमियल थ्योरम, पढ़ा है आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम? यस बच्चों, मैथ्स में हुआ है बाइनोमियल थ्योरम कि नहीं हुआ है? जैसे a प्लस बी टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, a n प्लस a n माइनस 1b, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर टर्म्स आते हैं तुम्हारे, ठीक है। नहीं जैसे फॉर एग्जांपल जो जब आप एक्सपैंड करते हो, नॉट नॉट लाइक दिस, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस तरह a प्लस बी का होल क्यूब वगैरह, ठीक है, इस तरह a प्लस बी का 4 आप निकाल सकते हो, a प्लस बी का 5 निकाल सकते हो। अगर मान लो a प्लस बी टू द पावर n है तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, तो ये सब जो चीज आप पढ़ते हो बाइनोमियल में पढ़ते हो, ओके ओके बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं आपको 4 ओवर में तो नहीं जाएंगे, आप इसको इसी से समझना, स्क्वायर और क्यूब से, ठीक है। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ इसको, देखो अगर मान लो मैं मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस एच इसका स्क्वायर है बच्चों, तो ये कितना, मान लो यहाँ पे, यहाँ पर ही देख लो इसको,
चलो ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। 1 प्लस एच का क्यूब है मेरे पास, कितना होगा 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर। मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, जस्ट पुट इट एट सम रैंडम वैल्यूज लाइक दिस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आप सोच के देखो, अगर h की वैल्यू, अगर h की वैल्यू बहुत क्या है, बहुत छोटी है, जैसे h की वैल्यू मान लो 0.001, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा 0.000001। h का क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻³ 10⁻⁻9 हो जाएगा, विच इज वेरी क्लोज टू 0। बराबर है कि नहीं बराबर? ये सब जो वैल्यूज हैं ये दीज आर वेरी क्लोज टू बच्चों 0, ये 0 के बहुत पास में है ये सब वैल्यूज। ठीक है, तो बिकॉज दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू 0, तो देखो ये वाला टर्म 0 हो गई, वाली टर्म 0 हो गई, तो एच स्क्वायर इन सबको हम 0 0 लिख देंगे। तो विल अप्रॉक्सीमेट भाई एच स्क्वायर की वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू 0, एच क्यूब वेरी क्लोज टू 0 ना, तो सब वैल्यू 0 देंगे। देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस एच स्क्वायर जो आ गया 1 प्लस 2h। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एच का होल क्यूब क्या आ गया। तो यहाँ से आपको पैटर्न दिख रहा होगा, क्या पैटर्न है कि अगर मान लो मेरे पास 1 प्लस एक्स है टू द पावर n, यहाँ पे पावर कुछ भी होने दो बच्चों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पावर कितनी है तुम्हारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx। क्या कंडीशन है, अगर मेरा x जो है बहुत ही छोटा है, ये हम एक कंडीशन मान के चलेंगे ट्रू है। अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो उसको। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे g डैश कितना आ रहा था, g टाइम्स 1, देखो अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस एच बाई आर ई। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो h की वैल्यू वैल्यू तो 6 कितना 6400 किलोमीटर होती है। अब अगर हम मान लो जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे गए, 50 किलोमीटर की दूरी पे गए, 100 किलोमीटर की दूरी पे गए, तो h की वैल्यू अगर बहुत छोटी है, इफ h इज वेरी स्मॉल, स्मॉल इन द सेंस, या आप ऐसा बोल दो इफ h by r is very small, instead of h we'll say h by re is very small। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। अगर h by re स्मॉल है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है तुम्हारा। मैं आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर ये h जैसे तुम मतलब इट्स लाइक नो तुम 0.01% ऑफ रेडियस पर गए, मतलब कितना 64 किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो 64 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा जी का वैल्यू, 100 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा जी का वैल्यू। तो वैसे हमें देखना है। बट अगर तुम आर की वैल्यू ले लेते हो तो देखो अभी क्या हो गया, एच तुम्हारा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, तब यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी तुम्हारा ये जो टर्म है ये 1 के बराबर जा रहा है। ठीक है, पहले हम एक रिलेशन को लिखते हैं। तो जी डैश देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो ये ध्यान में रखना, ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन वर्क्स ओनली फॉर दिस रिलेशन is true only for small distances of h। अगर बड़े डिस्टेंसेस हो गए तो ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बराबर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चों, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, से यस नो कुछ बोलिए। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये आपका जी की पहली वैल्यू है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, लेट्स टेक अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी at h is equal to 0.01 times radius of earth, h is equal to मान लेते हैं हम at h is equal to radius of earth, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी। देखो अब अगर तुम दोनों केसेस में यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दोनों केसेस में यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया। तुम्हें h बाई आर ही चेक करना है, तो यहाँ पे h बाई आर ही देखो 0.01 है, ठीक है। हम बोल देंगे इट इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये फॉर्मूले से तुम्हारा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे तो यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 प्लस 1 माइनस 2 h बाई आर ई। h बाई आर ई कितना 0.01, देखो कितना हो गया ये 1 माइनस 2 h बाई आर ई इज कितना हुआ ये जी 1 माइनस कितना हो गया 0 कितना हो गया ये 0.00, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा बच्चों ये जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 1.00 देखो, ठीक है, और ये 0.02, तो ये 9 हो गया, हाँ 98 हो जाएगा ये। तो 9.98 नहीं, ये तो 1 तो 0 हो जाएगा ना, सॉरी 0.98, यस 0.98। तो यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी कितनी होगी 0.98 टाइम्स ऑफ g, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज मोर एक्यूरेट, अगर तुम्हारा ये जो वैल्यू है छोटी होगी तभी ये फॉर्मूला एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो 0.9, तो अगर आपसे पूछे परसेंटेज चेंज इन जी कितना हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें पूछता है परसेंटेज चेंज इन जी कितना हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया डेल्टा जी बाई जी, मतलब कितना हुआ, ये हो गया जी माइनस 0.98 जी जी इंटू 100%, तो ऑलमोस्ट कितना 2% का आ रहा है, 2% का ही आ रहा है ना, कितना आ रहा है 0.02 100%, तो ऑलमोस्ट 2% चेंज इन जी आ रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात कि नहीं आई, सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई, कैसे करना Yes, sir. चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूँ h इज इक्वल टू आर ई, तो अब अगर h इज इक्वल टू आर ई में तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, अभी मैंने बताया तुम्हें। क्यों, क्योंकि h बाई आर ई यहाँ पर स्मॉल नहीं है, h बाई आर ई इज अ बिग नंबर, तो तुम्हें फिर यू हैव टू गो बाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखो आप, एक ये वाला फॉर्मूला और जो भी हमने नीचे डिराइव किया, एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब दूसरा कौन सा था, h इज इक्वल टू आर ई ना, तो कितना हो गया जी डैश, तो जी एम ई आर एच इज इक्वल टू आर, तो एच हो गई कि नहीं हो, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है जी बाई
अगर तुम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 1 - 2h/re, तो देखो क्या आ जाता है तुम्हारा। तो अगर इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला लगा देते तो 1 माइनस, इनफैक्ट फिर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है ना तुम्हारा। दैट मींस दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो समझ में आया बच्चों ये फॉर्मूला कब लगाना है और आपको ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है। ओके ओके, नाउ लेट्स सी वेरिएशन इन जी। अगर मान लो हमें कुछ डेप्थ तक गए तब उसका जी का वेरी, हाउ विल जी वेरी देन। यहाँ पर है वेरिएशन, ठीक है, तो वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैंने अर्थ में एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है, अर्थ में मैंने एक क्या खोद दिया, गड्ढा। ठीक, अब मैं इतने पार्ट पर हूँ, तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी ना। अब मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ पर अर्थ से डी डिस्टेंस के नीचे हूँ, अर्थ की सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे हूँ। पहले मैं कहा था, डी डिस्टेंस ऊपर था या एच डिस्टेंस ऊपर था, करेक्ट। नाउ आई एम एट डेप्थ डी। तो बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, जी की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होना चाहिए या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना चाहिए, क्या लगता है बच्चों आपको, जल्दी से बताओ। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ध्यान रखो, ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज होता है, नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पे जब तुम देखते हो ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पर जी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं अभी। तभी हमें क्या मालूम है, जी कितना है, जी me/re²। अब लेकिन यहाँ पर एक जो चीज सोचने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो मास हम कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे जो हम मास कंसीडर कर रहे हैं वो ओके, ये जो मास हम कंसीडर करेंगे वो केवल इतना मास होना चाहिए। ठीक है, ओके, हम ये वाला मास कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आप देखो अर्थ के इतने मास पे ही खड़े हो। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही मास पुल करेगा। ये बाहर वाला जो मास है ना, इसका कुछ इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। केवल और केवल इतना ही मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। ओके, नाउ बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई। ओके, तो अब देखो हम यहाँ पे एक असम्पशन करेंगे। व्हाट इज आवर असम्पशन, density of earth is uniform। ठीक है, this is our assumption that density of earth is uniform। बराबर है, ओके। तो अब हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया, मान लो ये जो डिस्टेंस है अपना
तो ठीक है, एनीवेज ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना RE माइनस डी ना, ठीक। और यहाँ पे मान लो इसका मास है m डैश, यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ g डैश कितनी हो जाएगी, g m डैश अपॉन RE माइनस डी का होल क्यूब, बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है। ओनली थिंग इज नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस मास m डैश, ये m डैश हमें मास फाइंड आउट करना है। तो m डैश को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने देखो ये अज्यूम किया डेंसिटी ऑफ अर्थ यूनिफॉर्म है, तो हम m डैश को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई RE क्यूब, ओके। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना, वॉल्यूम ऑफ फ्री पार्ट कितना होगा, 4/3 पाई RE माइनस डी का होल क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई हमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको समझा मैंने क्या किया बच्चों, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई। डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा, टोटल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, करेक्ट, यही डेंसिटी होगा। तो कितना हो गया ये ME अपॉन RE क्यूब टाइम्स RE माइनस डी का होल क्यूब। जी m डैश के कभी ये पुट कर दो, ME RE माइनस डी का होल क्यूब अपॉन ठीक है, स्क्वायर से टर्म गया तुम्हारा, RE स्क्वायर टाइम्स RE माइनस डी, RE ये सॉरी RE क्यूब होगा ना, ये बराबर ना, RE क्यूब होगा ये, ओके RE क्यूब होगा ये। देखो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हमें यहाँ पे R स्क्वायर चाहिए, तो GME RE स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, और RE माइनस डी, और एक RE यहाँ पे ऐसे लिख दो, तो वो कितना आ गया, हो गया ये। We can write it like this, बच्चों can we write it like this, yes no, can we write it like this, can we write it like this। तो GME बाई RE स्क्वायर कितना हो गया, इसकी वैल्यू है G के बराबर, ठीक है। तो ये जो है अपना G डैश इज इक्वल टू G टाइम्स ये फॉर्मूला कैसे भी चले, तो दिस इज फॉर डेप्थ, तो जैसे जैसे तुम डेप्थ डी पे जाते रहोगे वैसे वैसे जी ऐसे चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम हम कहाँ पर है, हम अर्थ पे RE/4 वाले पॉइंट पे ही है, दिस इज हाउ मच, लेट्स से दिस इज RE/4, तो कितना हो जाएगा ये G डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, कितना हो गया ये देखो, G1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3G/, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं D इज इक्वल टू RE पे G डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा D को RE पुट कर दो, तो देखो G डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने दो फॉर्मूले देखे आज, कौन कौन से दो फॉर्मूले देखे, एक तो ये वाला फॉर्मूला देखा,
जब हम ऊपर हाइट पे उठ रहे थे तब जी की वैल्यू कितनी थी, तब जी की वैल्यू 1 माइनस 2h/r आ रही थी टाइम्स जी, करेक्ट। और जब हम नीचे जा रहे थे तो जी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 माइनस d/r। इसके मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ग्राफ है कि देखो ऐसे सपोज ये अर्थ है अपनी, ठीक है। तो अगर तुम इसमें जी का वेरिएशन बनाओगे एट ए डिस्टेंस डी, यहां तक देखो कितना 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 हो रहा है तुम्हारा ये, यहाँ तक तुम्हारा जो जी है, जैसे समझो ये y है, ठीक है। लेट्स से दिस टर्म इज y, this term is your x। देखो इक्वेशन कैसे है, y is equal to, बराबर है, y is equal to माइनस, माइनस आ गया ना, माइनस, ठीक है। तो एक्चुअली जी को हम निगेटिव साइन के साथ लोगे तो फिर माइनस आ जाएगा ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक्चुअली में। जी की जो वैल्यू है ना, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ना, तो इसको एक्चुअली में हम निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर तुम निगेटिव लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x माइनस जी, ऐसा कुछ तो इक्वेशन आएगी तुम्हारी। तो जब तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे जब तुम इसको पुट करोगे, वैसे भी तुम देखो इस फॉर्मूले से तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी थी, 0 थी। यहाँ पे देखो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने तुम्हें वो बताया था, आई जस्ट टोल्ड यू दैट। देखो यहाँ पे तो जी की वैल्यू कितनी थी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जी 0 था, इस पॉइंट पे जी कितना है, यहाँ पे जी है, बराबर है। तो देखो कहाँ तक जाएगा ये, जी तक जाएगा ये लीनियर ग्राफ है इसका, ठीक। और जैसे ही हम इस पॉइंट के बाहर जाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, जी की वैल्यू जी एम ई बाई आर स्क्वायर हो जाती है यहाँ पे। तो अब देखो आर स्क्वायर का ग्राफ हमेशा ऐसा आता है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही होगा ये ग्राफ, यहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा बच्चों, ये जी की वैल्यू तक बढ़ेगा, फिर इसके बाद like this value is reducing its, मतलब अपना मैग्नीट्यूड ही रिड्यूस करता है, ओके। तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई। आज हम ड्यू टू रोटेशन वाला कंसेप्ट बाद में देखेंगे, बट अभी इतना आपको समझ में अगर आ गया तो जल्दी से इसको लिख लो बच्चों, और इसके बाद अपन विल एंड दिस सेशन हियर, ठीक है। चलो, तो विल कंटिन्यू दिस ग्रेविटेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो, ठीक है बच्चों। तो आप जल्दी से इसको लिख लो, and then you can leave the meeting.